क्या जय श्री ओके। तो ठीक है, हर्शे और चेज का प्रयोग था कि बैक्टीरियोफेज का मतलब होता है जीवाणु भोजी। ठीक है, वो जीवाणु भोजी में जब S35 यानी कि सल्फर 35 का आइसोटोप यूज किया गया तब देखा तो उसने अगली जनरेशन नहीं, उसमें S35 नहीं मिला। लेकिन अगली बार क्या किया कि ऐसे बैक्टीरियोफेज जिनको काफी टाइम मतलब बैक्टीरियोफेज लिया और उस बैक्टीरियोफेज को क्या किया, एक ऐसी पेट्री डिश में या टेस्ट ट्यूब में रखा और उसके अंदर मीडियम में P32 फास्फोरस 32 डाला गया। अब 32 डाला तो जैसे जनरली 31 होता है, यहाँ 32 हो गया। तो क्या इसका मतलब उसमें न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा है, काफी बड़ा बन गया ना। ठीक, तो अब देखो इसमें ऐसा बैक्टीरियोफेज जिसके अंदर अभी आपने पढ़ा कि डीएनए की जो केमिकल स्ट्रक्चर उसकी नहीं पढ़ाई, वो उसमें फॉस्फेट था, तो फॉस्फेट प्रोटीन में तो होता नहीं है, कवर तो प्रोटीन का ही बना होता है, अंदर होता है डीएनए के अंदर। तो मान लो ये डीएनए, ठीक है, ये डीएनए था। अब इस डीएनए के अंदर P32 था। ठीक है, इसको आगे जनरेशन में भेजा गया यहाँ, तो इसका खुद का डीएनए तो था, ये डीएनए उतर के आया। ये पता कैसे चला कि डीएनए ही उतरता है, प्रोटीन नहीं उतरती? ये कैसे पता चला? ऐसे पता चला S35 अगली जनरेशन में नहीं मिल रहा है, इसका मतलब प्रोटीन तो एक जनरेशन दूसरी जनरेशन में गया ही नहीं होगा। तो फिर कौन गया? इसका मतलब कुछ और गया। कुछ और कैसे पता लगाएंगे? दो ही चीजें होती है बैक्टीरियोफेज के अंदर, या तो प्रोटीन का कवर होगा या फिर डीएनए होगा। डीएनए में P32 डाल के देगा, तो ये वाला डीएनए जब अंदर जाता है ना तो ये इसके साथ मर्ज होगा। मर्ज, ये इसका खुद का डीएनए और ये जो बाहर से आया वो डीएनए, वो मर्ज होकर के अब क्या करेगा? अपनी बहुत सारी कॉपी बनाएगा। ठीक है, जब कॉपी बनाएगा फिर हर कॉपी के चारों तरफ प्रोटीन बनेगी, और प्रोटीन बनने के बाद फिर देखा गया इसमें जो प्रोटीन थी इस तरीके से पूरी की पूरी नई प्रोजेनी, प्रोजेनी मतलब नई संतति बन गई। तो इस बैक्टीरियोफेज के अंदर देखा गया P32 था, उपस्थित था। इसका मतलब डीएनए और आरएनए, आरएनए में भी करके देखा गया, कुल मिला के जेनेटिक मटेरियल यानी कि आनुवंशिक पदार्थ हमेशा डीएनए ही होता है। डीएनए नहीं है सेल में, कोशिका के अंदर, वहां आरएनए आनुवंशिक पदार्थ की तरह काम करेगा। आनुवंशिक पदार्थ का मतलब होता है वो पदार्थ या वो जैविक अणु जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। ठीक है, तो वो जो जा रहा है वो क्या है? डीएनए जा रहा है ना। यहाँ इस प्रयोग से सिद्ध हो गया, ये पूछ लिया जाता है, ये अक्सर ये क्वेश्चन आता है, ब्रॉड क्वेश्चन है ये। ठीक है, ज्यादा मार्क्स का अटेम्प्ट करके जरूर आएंगे आप लोग। ठीक, तो ये इतना क्लियर हो गया, समझ में आ गई बात? P32 मिला, इससे साबित हो गया कि P32 अंदर ही तो था, बाहर तो था नहीं। तो फिर ये इस नई जनरेशन में आ रहा है, इसका मतलब क्या है? डीएनए अंदर वाला पदार्थ जो है वही जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, अब इसके बाद अगला प्रयोग हम पढ़ते हैं मेसेल्सन एंड स्टॉल। कोई डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आपका सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर पढ़ा रही हूँ, ठीक है ना, और हिंदी मीडियम में है ना। ठीक है, बात याद रखनी पड़ती है। ठीक, तो अगला प्रयोग जो था फिर था मेसेल्सन और स्टॉल। जेनेटिक मटेरियल है तो ये कैसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है? यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाने का मतलब ये है, यहाँ तो ये हो गया कि खत्म हो गया, लेकिन ऐसा हर जीव में तो नहीं होता है ना। यानी कि हम जो मनुष्य है, हमारे अंदर डीएनए आया हमारे पेरेंट्स से, तो ऐसा तो है नहीं कि पेरेंट्स का डीएनए खत्म हो गया, नहीं। तो एक डीएनए से दूसरे डीएनए के अणु कैसे बनते होंगे, इसके लिए प्रयोग किया गया मेसेल्सन और स्टॉल के द्वारा। ठीक है, ठीक है। अब मेसेल्सन और स्टॉल की बात करें तो उन्होंने जो प्रयोग किया
उसमें क्या है, डीएनए लिया, उस डीएनए को बहुत टाइम तक ऐसे नाइट्रोजन 15, ठीक है, नाइट्रोजन 14 और नाइट्रोजन 15, ये जो नॉर्मली नाइट्रोजन जो है वो क्या है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, एटॉमिक वेट 14 होता है, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, नाइट्रोजन 7 और 14 है, यानी कि इसमें अगर एक न्यूट्रॉन बढ़ जाए तो क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन 15 हो जाएगा, आइसोटॉप बन गया ना उसका। तो ऐसे ही आइसोटॉप के बारे में बात करेंगे। तो इसको नाइट्रोजन 15 में रखा, ठीक है। फिर देखा कि नई जनरेशन में इसमें डीएनए कैसे आ रहे हैं, तो डीएनए जो है वो बन गए। इस डीएनए को देखा, फिर इसको और नाइट्रोजन, देखो जब इसको देखा तो इसमें क्या, ये जो नाइट्रोजन है इसमें, ये जो जिस डीएनए ने नए डीएनए बनाया ना, ऐसे और 2-3 जनरेशन तक फिर से नाइट्रोजन 15 पर रखा। अब जो नाइट्रोजन बना, अब ये जो डीएनए बना, इसमें देखा गया कि इसके जो दोनों सूत्र थे जो थे, उनमें क्या था, नाइट्रोजन 15 उपस्थित था, दोनों ही सूत्रों, ठीक है। अब इस दोनों सूत्रों में नाइट्रोजन 15 कैसा होता है, भारी होता है, भारी होता है, यानी इसकी स्थिति ऐसी होगी, एक तो ऐसे बना लोगे आप डीएनए की डायग्राम जब बनाने के बाद, दूसरे को बच्चे क्या करते हैं, ऐसे बनाते हैं, ऐसे, ये हमेशा गलत होता है। यहां से शुरू करो, यहां लेके, ठीक है। ये तो नाइट्रोजन 15 और नाइट्रोजन नाइट्रोजन 15 वाली जनरेशन थी, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम थोड़ी आ रही है आप लोगों को कनेक्शन में, अच्छा बार बार एनीवेज, तो क्या हुआ, नाइट्रोजन 15 और नाइट्रोजन 15 है, ठीक है। अब इसको क्या किया, इस डीएनए को फिर रखा गया एक ऐसे मीडियम में जिसमें इस बार अंदर, यहाँ तो ये डीएनए 15-15 वाला ही था, ठीक है, इसको रखा गया तो इसमें यहाँ पर नाइट्रोजन 14 डाला गया इस बार, मतलब नॉर्मल नाइट्रोजन में। तब देखा गया तो हुआ क्या कि इसमें अब जो नया डीएनए बना, एक डीएनए से क्या बनते हैं, 2 डीएनए बनते हैं, तो 2 डीएनए बने, उन डीएनए को एनालिसिस किया गया तो उसकी स्थिति ये मिली, कौन बुला रही, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, आप अपने आप को म्यूट कीजिए, क्या नाम है, जय शिव राजपूत, ठीक है। तो आप म्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आनी चाहिए, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में लिख करके भेजिए, ठीक है। यानी अब जो डीएनए मिला उसमें क्या हुआ, एक स्ट्रैंड तो इसका भारी मिला N15 और एक मिला N14, और इसमें भी यही हुआ, एक मिला N15 और एक मिला N14, यानी एक सूत्र हल्का और एक सूत्र भारी। ऐसा कैसे हो सकता है, इसका मतलब ये है कि N14 तो इसने मीडियम में से नया बनाया, और जो भारी वाला था वो इसको जनक से मिला, ये वाला जनक डीएनए बोला जाएगा ना, दोनों ही भारी है। इससे पता चला कि डीएनए की जो प्रतिकृति होती है, यानी डीएनए अपनी जो कॉपी बनाता है, उस समय वो अर्ध संरक्षी अवस्था होती है। अर्ध संरक्षी, आधा संरक्षी मतलब सेफ, यानी कि आधा नया बनाएगा और आधा जो है वो क्या है, पुराने वाले जनक में से लेगा। कुल मिला के इसकी स्थिति ऐसे समझिए, ये डीएनए है, ये यहां से खुल गया, इसमें अब नया बनेगा, तो इसने जो बनाया ना नया जो डीएनए का
नए जो 2 डीएनए बनेंगे एक डीएनए से, उसमें क्या होगा, एक तो यही है और दूसरा ये नया वाला बनेगा इसके ऊपर, ठीक है। इसकी भी स्थिति यही होगी। यानी कि क्या हुआ, एक तो यही वाला बना है जनक, अब ये 15 होगा तो ये 15 बोलेगा, ये वाला 15 ही तो रहेगा और ये वाला भी 15 रहेगा। लेकिन जो ये दूसरा नया बना है, ये जैसा मीडियम होगा वैसा बनेगा। मीडियम में अगर नाइट्रोजन 14 रखा गया था तो ये भी 14 वाला, यानी एक स्ट्रैंड ये वाला भी हल्का और ये वाला भी हल्का, ये यहाँ से फिर बाद में टूट गया। इससे पता चलता है कि डीएनए का जो प्रतिकृति होती है, यानी डीएनए जब अपनी कॉपी बनाता है तो वो अर्ध संरक्षी, आधे संरक्षी मतलब रिजर्व है ना, अर्ध संरक्षी प्रकृति का होगा, ठीक है। तो ये आपके कुछ प्रयोग है जो पता होने चाहिए। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे डीएनए का प्रतिकृतिकरण, ठीक है। अच्छा, एक बात और, पता कैसे लगाते हैं इसमें कि भारी बना या हल्का बना, एक मशीन होती है सेंट्रीफ्यूज, कई बार ये पूछ लेते हैं, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर बना के बता देती हूँ आपको। ठीक है, इसमें यहाँ पे प्लेट्स लगती हैं और प्लेट्स में फिर जाली होती है ऐसे, ठीक है। और उसमें कुछ ये समझिए कि जैसे ये जाली है, उसमें ये टेस्ट ट्यूब लगा दी तो अटक गई, नीचे नहीं गिरेगी, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारी टेस्ट ट्यूब्स लगा दी जाती है और फिर उन्हें रखा जाता है और उसके बाद इसका कनेक्शन जो है वो लाइट से होता है और जैसे ही स्विच ऑन किया जाता है ये बहुत तेज घुमा देते हैं, जैसे जूसर मिक्सचर ग्राइंडर वगैरह होते हैं ना, वैसे ही जैसे जूसर मिक्सचर होता है वैसे ये भी क्या करेगा, ये टेस्ट ट्यूब को तो वही रखेगा लेकिन टेस्ट ट्यूब के अंदर जो भी केमिकल आपने डाला है वो घूम जाएगा, ठीक है। और घूमने की वजह से उसे सेंट्रीफ्यूज कहते हैं, ठीक। तो सेंट्रीफ्यूज के अंदर सीजियम क्लोराइड डाला गया था, सेंट्रीफ्यूज में सीजियम क्लोराइड डाला गया था, फिर इन डीएनए को डाल करके देखा गया था कि ये हल्का है या भारी है, ठीक है। जो ऊपर रह जाए वो हल्का होता है, जो नीचे चला जाए वो भारी होता है। लेकिन यहाँ देखा गया तो बीच में आ गए थे, मतलब एक जो स्ट्रेन मतलब एक सूत्र ऊपर की तरफ और एक सूत्र नीचे की तरफ, इसका मतलब क्या हो गया, ऊपर की तरफ जो आया वो हल्का, जो भारी था वो नीचे की तरफ चला गया, बॉटम की तरफ, ठीक है। तो इससे पता चला कि जो नया डीएनए था, पुराना वाला डीएनए तो भारी था, बॉटम में रह गया, लेकिन जो नया डीएनए बना उसमें क्या हुआ, ऊपर और नीचे दोनों तरफ जब चल रहे हैं उसके सूत्र, तो इससे पता चलता है कि वो जो है डीएनए उसका एक सूत्र भारी है और एक सूत्र हल्का है, यानी कि एक सूत्र नया बना है और एक सूत्र पुराना है, ठीक है। अब इसके बाद अगला, ठीक है, अगला हम पढ़ेंगे डीएनए की प्रतिकृति। देखो डीएनए प्रतिकृतिकरण को इंग्लिश में कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन मतलब रेप्लिका वर्ड से आया है रेप्लिकेशन, ठीक है। रेप्लिका मतलब होता है नकल, ठीक है, एक जैसे कि दूसरी कॉपी बना देते हैं तो उसे रेप्लिका कहते हैं, ठीक है। तो अब डीएनए का प्रतिकृतिकरण की बात की जाए तो वो कहाँ पर होता है, कोशिका जब विभाजित होती है, सेल डिवीजन होता है तो उसकी बहुत सारी स्टेज होती है, ये है। सबसे पहले क्या आती है, G1 गैप नंबर 1, फिर आती है S फेज, फिर आती है G2 फेज और फिर आती है M फेज। M में फिर बढ़ जाती है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, ये होती है प्रोफेज, ठीक है। तो अब पहले बात करें G1 के अंदर क्या होता है, प्रोटीन निर्माण होता है। क्यों, देखो डीएनए का प्रतिकृतिकरण होना है, ठीक है, बहुत सारी घटनाएं घटनी है, घटनाओं के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा, कोई काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए कि नहीं चाहिए, खाना पीना खाते कि नहीं खाते हैं, तभी तो एनर्जी आएगी, तभी तो काम करेंगे, है ना, जैसे चाय पीते हैं,
ठीक है, या कॉफी पीते हैं या खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, ठीक है, तो किसके लिए? एनर्जी के लिए। ठीक वैसे ही क्या होगा? प्रोटीन। ठीक है, जब प्रोटीन बनेगी कहाँ? गैप 1 फेज में। ठीक, प्रोटीन क्योंकि एंजाइम चाहिए, कोई काम हमें कैसे चाहिए? जल्दी। हर काम कैसा चाहिए? जल्दी चाहिए। जब कोई काम जल्दी चाहिए तो जल्दी होने के लिए क्या जरूरी है कि उत्प्रेरक चाहिए। रासायनिक क्रियाओं के लिए, जैविक क्रियाओं को करने के लिए क्या चाहिए होता है? उत्प्रेरक चाहिए। वो उत्प्रेरक क्या है? एंजाइम। जैविक उत्प्रेरक एंजाइम होता है, यानी कि किसी भी क्रिया में खुद भाग नहीं लेगा, लेकिन उस क्रिया की दर को बढ़ा देगा। फटाफट हो जानी चाहिए। जो काम 15 मिनट में होना था, या जो काम 2-3 घंटे में होना था वो 15 मिनट में हो जाएगा, जो 15 मिनट में होना था वो 2-3 सेकंड में हो जाएगा। ठीक है, तो जैव उत्प्रेरक, जब कोई प्रोटीन उत्प्रेरक की तरह काम करती है तो उसे एंजाइम कहते हैं। ये एंजाइम की डेफिनेशन अच्छे से समझ लो आप। ठीक है, जब भी कोई प्रोटीन उत्प्रेरक की तरह काम करती है जैविक क्रिया में तो उसे एंजाइम कहते हैं। ठीक, हाँ, इसीलिए कहा जाता है कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। मतलब जितने भी एंजाइम है वो सब प्रोटीन होते हैं, बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। मतलब हर प्रोटीन एंजाइम की तरह काम करे जरूरी थोड़ी ना। ठीक है, तो एंजाइम तो हमेशा प्रोटीन ही होंगे, लेकिन हर प्रोटीन एंजाइम हो ये कोई जरूरी नहीं है। उसके बाद ये एंजाइम्स प्रयोग होंगे यहाँ एस। एस मतलब होता है सिंथेसिस। एस शब्द आया ही सिंथेसिस से है। सिंथेसिस मतलब बनना। क्या बनेगा? डीएनए का रेप्लिकेशन। यही होता है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये क्वेश्चन कंपटीशन लेवल का है, नीट में ये कई बार पूछा जा चुका है कि डीएनए का प्रतिकृतिकरण कब होता है? तो कब होता है? एस अवस्था में होता है। ठीक है, एस के बाद क्या आती है? G2। G2 मतलब गैप नंबर 2। गैप नंबर 2 में बची हुई प्रोटीन, ये एंजाइम्स तो ज्यादातर यहाँ काम में आ गए। फिर और एंजाइम चाहिए ना, क्योंकि यहाँ भी तो कितने सारे काम करने हैं। गुणसूत्रों की अवस्था होगी, उलझी हुई बॉल की तरह होंगे, है ना। फिर वो धीरे धीरे खुलेंगे, मिड में आएंगे, मध्यावस्था आएगी, फिर वो धीरे धीरे एक दूसरे से अलग हटेंगे। ठीक है, फिर उसे क्या कहते हैं? एनाफेज, है ना, तनुपट्ट अवस्था। फिर उसके बाद क्या होगी? वो दूर दूर दूसरे ध्रुवों पर जाएंगे और वहां पे अपने चारों ओर क्या है? झिल्ली वगैरह बना लेंगे, है ना। तो इस तरीके से वो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज सब आपने पढ़ी होंगी। तो G2 फेज, ये सब काम करने के लिए भी क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो उस एनर्जी के लिए भी क्या होगा? यहाँ पर प्रोटीन बनेगी, बची हुई प्रोटीन, शेष प्रोटीन। और एक बात कई बार पूछ लेते हैं, आरएनए कब बनता है? आरएनए यही बन जाता है। आरएनए को कौन बनाता है? डीएनए। देखो, डीएनए की डबल हेलिकल मॉडल। डबल हेलिकल मॉडल का मतलब क्या होता है? डबल हेलिकल यानी कि द्विसूत्री संरचना होती है ना। वो द्विसूत्री जो संरचना है उसे क्या वो किसने दी थी? वॉटसन एंड क्रिक ने दी थी। तो एक सेंट्रल डोगमा है जो अकेले क्रिक ने दिया है कि डीएनए आरएनए बनाता है और आरएनए से फिर प्रोटीन बनती है। डीएनए और आरएनए दोनों ही न्यूक्लियोटाइड्स हैं। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड का न्यूक्लियोटाइड में बदलाव होगा तो उसे बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन आरएनए न्यूक्लियोटाइड की भाषा है और प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड की भाषा है। पेप्टाइड मतलब पेप्टाइड, अमीनो अम्लों की भाषा। अमीनो अम्ल मिलते हैं जिस बॉन्ड के थ्रू, उसे क्या कहते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। लास्ट में बताया तुमने, लास्ट वीडियो आप देखेंगे तो। यानी डीएनए से आरएनए बनता है, इसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। फिर आरएनए से प्रोटीन बनती है। तो एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद हो गया तो उसे अनुवादन या ट्रांसलेशन कहते हैं। ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन, इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। देखो याद रखना, डीएनए आरएनए क्योंकि पूछा तो जाता है,
100% पूछा जाएगा, या तो ट्रांसक्रिप्शन पूछा जाएगा या ट्रांसलेशन पूछा जाएगा। एक नंबर में क्वेश्चन फिक्स है आपका। अब सुन लो, डीएनए से आरएनए बन रहा है, वो क्या है? भाषा एक ही है ना, डीएनए और आरएनए क्या है? एक ही चीज है, तो उसे क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, लेकिन जब आरएनए से प्रोटीन बन रही है तो आरएनए क्या है? न्यूक्लियोटाइड है, और प्रोटीन का दूसरा नाम क्या है? पॉलीपेप्टाइड है। यानी कि दोनों की भाषा अलग हो गई, तो एक हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी में बदलते हैं, तो क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं ना। तो ऐसे ही यहाँ पर भी होगा, जब न्यूक्लियोटाइड की भाषा को अमाइनो अम्लों की भाषा में बदला जाए तो उसे क्या कहेंगे? ट्रांसलेशन। ठीक है, अब आगे तो ठीक इसे बोलते हैं हम क्या? सेंट्रल डोगमा। सेंट्रल डोगमा क्रिक ने दिया था, ये मैं आपसे कल पूछूंगी। ठीक है, और डीएनए कब बनता है, कहाँ बनता है? एस फेज में, एस अवस्था में बनता है, ये भी पूछूंगी। डीएनए का प्रतिकृतिकरण कल पढ़ो।